जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने लेक्चर में आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ टर्म बता दिए थे, जो कि दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कृषि की बात करते हैं तो यह आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है और जिससे दोस्तों आपके 50% से अधिक लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों कृषि के अंदर आप कुछ भी दोस्तों आप रोजगार कर सकते हो। जैसे कि आप दोस्तों सेरीकल्चर हो गया और दोस्तों आप मधुमक्खी पालन वगैरह हो गया। ये इस तरीके के दोस्तों कई सारे आप कृषि से संबंधित कुछ व्यापार यानी बिजनेस कर सकते हो, जिसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर कृषि में दोस्तों 50% से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। इसलिए दोस्तों कृषि को हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की इसको रीढ़ कहा जाता है। और दोस्तों कृषि की अगर बात करते हैं तो हमारे भारत में हमारे देश का 100% एरिया है। 100% एरिया में दोस्तों हमारे जो भारत में कृषि की जाती है वो आपके 51% पर हमारे भारत में कृषि की जाती है। यानी दोस्तों हमारे देश का जो अ, हमारे देश की जो भूमि है दोस्तों वो 51% कृषि योग्य है। यानी 51% भूमि पर हम दोस्तों कृषि कर सकते हैं और इसी को दोस्तों 100% को और भी कई भागों में बांटा गया था। जैसे कि आपके 24% आपकी 24% बांगर भूमि यानी कि दोस्तों बंजर भूमि है आपकी। और बाकी की दोस्तों 21 यानी कि 21% भूमि पर फॉरेस्ट वन पाए जाते हैं और 4% भूमि पर दोस्तों आपके चारागाह, यहाँ पर हम जैसे दोस्तों घास के मैदान आप कह सकते हो, यहाँ पर दोस्तों जानवरों को चराया जाता है, वहाँ पर आपको 4% ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। मात्र दोस्तों 51% ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत में कृषि योग्य है। यानी दोस्तों 51% भूमि पर ही हम कृषि कर सकते हैं भारत में। और दोस्तों हमने भारत में आपको ऋतुओं के आधार पर यानी सीजन के आधार पर आपको फसलों के टाइप बताए थे, जिसमें से हमने दोस्तों जो पढ़ा था पहले खरीफ की फसल के बारे में आपको बताया था, जो कि दोस्तों जिसे हम मानसून या वर्षा काल की फसल भी कहते हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें जिसकी बुवाई की जाती है आपकी जून से लेकर जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है और दोस्तों इसकी कटाई जो की जाती है आपकी सितंबर से लेकर अक्टूबर में दोस्तों इसकी कटाई हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में दोस्तों इसकी कटाई हो जाती है, जिसमें दोस्तों हम खरीफ फसल के अंदर जो जो दोस्तों फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि आपकी एक बाजरा हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, मक्का, कपास, मूंगफली, तम्बाकू, गन्ना, ये दोस्तों आदि इसके अंदर खरीफ फसल के अंदर कुछ फसलें आती हैं। दूसरी दोस्तों हमारी रबी की फसल है, जो कि जिसकी बुवाई होती है दोस्तों सितंबर से लेकर अक्टूबर में, सॉरी दोस्तों अक्टूबर से लेकर नवंबर में दोस्तों इसकी बुवाई होती है और इसकी जो कटाई हो जाती है दोस्तों वो आपके मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी दोस्तों कटाई हो जाती है। और दोस्तों इसके अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि आपकी ऐसे दोस्तों रबी की फसल को हम शीतकाल की फसल भी कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों गेहूँ हो गया आपका और राई हो गई दोस्तों, आलू हो गए, सरसों हो गई और मसूर की दाल हो गई और जौ हो गए और चना हो गए। दोस्तों ये फसलें दोस्तों आपकी ऋतुकाल में यानी कि शीतकाल में इनको बोया जाता है, जो कि आपकी दोस्तों रबी की फसलें हैं। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों हमारी जायद की फसल है, जिसकी जिसकी बुवाई की बात करते हैं दोस्तों, इसकी बुवाई मार्च से लेकर अप्रैल में इसकी बुवाई होती है और दोस्तों इसकी जो कटाई हो जाती है वो आपकी मई जून में इसकी कटाई हो जाती है। और इसके अंदर दोस्तों आपकी ककड़ी हो गया, खरबूज, तरबूज, ये आती इस तरीके की दोस्तों इसके अंदर फसलें आती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम जो फसलें पढ़ेंगे वो आपके प्रयोग के आधार पर पढ़ने वाले हैं। जो हमारी दोस्तों बाकी की फसलें रहेंगी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों प्रयोग के आधार पर। कुछ दोस्तों फसलें हैं कि क्या क्या दोस्तों इनके यूजेज हैं, यानी कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर फसलों को हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्रॉप्स जो हैं प्रयोग के आधार पर जो फसलें हैं ये आपकी दो प्रकार की हैं, जिसमें से दोस्तों हमारी एक तो आपकी नकदी फसल है, जिसे हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, और दूसरी दोस्तों हमारी है आपकी खाद्य फसल, जिसे हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं
खाद्य फसल की अगर हम बात करें यानी फूड क्रॉप्स की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? खाद्य फसल का मतलब होता है जिन ऐसी फसलें दोस्तों जिनका हम उत्पादन खाने के लिए करते हों। ऐसी फसलें दोस्तों जिनका उत्पादन सिर्फ हम खाने के लिए करते हों, भोजन के रूप में करते हों, उन फसलों को दोस्तों खाद्य फसल कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम नकदी फसल की बात करते हैं, तो नकदी फसल में दोस्तों वो फसलें आती हैं जिनका उत्पादन हम सिर्फ बेचने के लिए करते हैं, यानी कि दोस्तों रुपए लेने के लिए, कैश कैश लेने के लिए दोस्तों वो फसलों को उगाया जाता है, उनको हम नकदी नकदी फसल कहते हैं। यहाँ से दोस्तों अर्निंग होगी, ये दोस्तों यहाँ से कैश मिलेगा आपको, और यहाँ से दोस्तों आपकी जो खाने के लिए दोस्तों फसलें उगाई जाती हैं, जिससे पेट पेट भरने के लिए दोस्तों आपकी जो फसलें उगाई जाती हैं वो आपकी खाद्य फसलें होती हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हमारी खाद्य फसल क्या है। खाद्य फसल की बात करते हैं दोस्तों, यह पर हमारी भोजन यानी कि जिसे हम फूड कहते हैं, भोजन हेतु यह उत्पादन करने के लिए होती हैं दोस्तों हमारी खाद्य फसलें। दोस्तों भोजन के लिए इनका उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आपकी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन। दोस्तों ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम उगाकर, जिनसे दोस्तों इनका उत्पादन करके हम इनसे दोस्तों खाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, यानी जिनका उत्पादन दोस्तों ज़्यादा खाने के लिए किया जाता हो। जैसे आपका दोस्तों गेहूँ हो गया, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, ये ऐसी फसलें जिनको दोस्तों हम खाने के रूप में उगाते हैं, यानी इनका उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों नकदी फसल की बात करते हैं, तो इनका उत्पादन दोस्तों हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से दोस्तों सिर्फ इनको बाजारों में बेचने के लिए इनका उत्पादन कर किया जाता है। जैसे कि दोस्तों ये लिखा है आपका बाजार बिक्री हेतु के लिए इनको इनका उत्पादन किया जाता है। जैसे दोस्तों आपका गन्ना हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, चाय, कॉफ़ी। ये दोस्तों ऐसी फसलें हैं, ऐसी नकदी फसलें हैं जिनसे से सिर्फ सिर्फ हम इनको बाजारों में बेचकर यहाँ से दोस्तों कैश को हम ले सकते हैं, यानी कि रुपए ले सकते हैं। तो ये दोस्तों नकदी फसलें आपकी सिर्फ इनका उत्पादन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको सिर्फ बाजार में बेचने के लिए उत्पादन उत्पादित किया जाता है इनका। और इनका उत्पादन दोस्तों इनका उत्पादन ज़्यादातर दोस्तों खाने के लिए किया जाता है, और इनका उत्पादन दोस्तों नकदी फसलों का उत्पादन ज़्यादातर बेचने के लिए किया जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी दोस्तों जो हमारी नकदी फसलें होती हैं, एक बार और आपको बता देता हूँ, इन फसलों को दोस्तों किसान इसलिए उगाते हैं, इनको दोस्तों किसान बाज़ारों में बेचने के लिए उगाते हैं, बाज़ारों में बेचने के लिए करते हैं। और इनको दोस्तों किसान इसलिए खाद्य फसलों को करते हैं, इनको दोस्तों खाने के लिए खाने के लिए उत्पादन इन खाद्य फसलों का किया जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि किस राज्य में, हमारे देश में दोस्तों किस राज्य में सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं। दोस्तों हमारी जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली क्रॉप्स यानी फसल की, तो दोस्तों हमारी पहली फसल है जिसे हम जूट कहते हैं, जिसे हम पटसन के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसका एक नाम और है, गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जूट का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका भारत का एक राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। तो वही दोस्तों इधर आप पढ़ोगे फसलों के बारे में, यानी क्रॉप्स के बारे में दोस्तों, और उस क्रॉप्स के अंदर दोस्तों कौन सा शीर्ष उत्पादक राज्य है, यानी कि दोस्तों कौन सा राज्य है जो कि उस फसल को सबसे ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन उसका करता है। और दोस्तों इधर आपका पॉइंट है कि आप यानी कि उस फसल को कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो दोस्तों जूट का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य करता है वो आपका पश्चिम बंगाल है, जो कि भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों अगर देश के आधार पर बात करते हैं, तो देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दोस्तों हमारे दुनिया में जितने देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन किया जाता है वो आपका एक देश है भारत। यानी दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों गन्ना की,
तो गन्ना की दोस्तों बात करते हैं तो गन्ना जो सबसे ज़्यादा आपका उत्पादित किया जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश में। गन्ना का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका भारत के अंदर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और यह दोस्तों इसका गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होता है। और जो दोस्तों गन्ने से जो चीनी बनती है, चीनी की अगर हम बात करते हैं तो चीनी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है दोस्तों राज्य वो महाराष्ट्र है। चीनी का जो उत्पादन जो करता है दोस्तों सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र करता है। अगर हम देश देश की बात करते हैं, गन्ना को सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है, यानी किस देश का दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है उसका आपके गन्ने का, तो वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील हो जाएगा। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात करें आलू की, आपका गन्ना भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और आलू भी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। आलू का दोस्तों उत्पादन अगर देश में बात करते हैं तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा जो देश करता है वो आपका चीन है। और हमारा भारत तीसरे नंबर पर है दोस्तों। जो भारत तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आलू को उत्पादन करता है। आलू का दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो आपका चीन करता है और हमारा भारत देश तीसरे नंबर पर आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों गेहूं की, गेहूं दोस्तों जो आपका गेहूं है आपका ग्रेमनी ग्रेमनी कुल से ताल्लुक़ रखता है। ग्रेमनी कुल का एक पौधा है आपका। और गेहूं का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। और अगर देश की बात करते हैं तो दोस्तों यह गेहूं आपका सबसे ज़्यादा जो उत्पादित किया जाता है वो चीन में किया जाता है, यानी कि दोस्तों चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूं का। और हमारा भारत देश है दोस्तों वो दूसरे नंबर पर गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसी तरीके से दोस्तों चावल है। चावल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो चावल को सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, जो कि आपका भारत के अंदर आता है। और देश में अगर बात करते हैं तो दोस्तों चीन है, जो कि चीन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। देश में अगर बात करते हैं दोस्तों तो चीन ऐसा देश है जो कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और हमारा भारत दोस्तों दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। और चावल के कटोरा की अगर बात करें तो दोस्तों चावल का जो कटोरा भारत में कहा जाता है वो आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का एक जिला है तंजूर जिला। तंजूर जिला जिला को दोस्तों हम चावल का कटोरा कहते हैं। यानी कि दोस्तों चावल का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर सबसे ज़्यादा दोस्तों चावल उगाया जाता है। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के बीच दोस्तों चावल अधिक होता है। यहाँ पर दोस्तों चावल की खेती अधिक की जाती है, इसलिए इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। ये भी दोस्तों चावल आपका जो है ये भी ग्रेमनी कुल का एक पौधा होता है। अगर हम दोस्तों कुल अनाज की बात करते हैं, कुल अनाज की अगर हम बात करें दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कुल अनाज में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कुल अनाज का। और दोस्तों अगर देश की बात करते हैं तो हमारा अमेरिका है, यानी जिसे यूएसए कहते हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा दोस्तों कुल अनाज को उत्पादन करता है। इसी तरीके से दोस्तों दलहन की अगर हम बात करें, कुल दलहन दलहन की जिसके अंदर दोस्तों दाल वगैरह आती हैं। और अनाज के अंदर दोस्तों मोटे मोटे जो अनाज होते हैं वो आपके अनाज के अंदर आते हैं। अगर हम दलहन की बात करते हैं तो दोस्तों दलहन को जो उत्पादन करने वाला जो हमारा शीर्ष राज्य है वो आपका राजस्थान है। यानी दोस्तों राजस्थान दलहन को उत्पादन करने में सबसे शीर्ष है, पहले नंबर पर है। अगर हम देश की बात करते हैं तो हमारा भारत देश है, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा दलहनों का उत्पादन करता है। देशों में दोस्तों बात करें तो भारत है हमारा देश है, जो कि सभी देशों में दोस्तों सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करता है। और दोस्तों भारत में अगर दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक भी देश है और सबसे दोस्तों उपभोक्ता भी भारतीय देश है। यानी यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है दाल को। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैदावार भी दाल की है और सबसे ज़्यादा खपत करने की भी दोस्तों भारत देश है। दाल को सबसे ज़्यादा खपत करता है, यानी खर्च जो करता है वो भी भारत देश है। अगर हम दोस्तों तिलहन की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा
राजस्थान राज्य है जो कि तिलहन को उत्पादन करने में सबसे शीर्ष शीर्ष है। यानी दोस्तों तिलहन को उत्पादन करने में दोस्तों जो शीर्ष राज्य हमारा वो आपका राजस्थान है। इसका दोस्तों इम्पोर्टेंट देश है नहीं, आपको देश से नहीं याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों सरसों, सरसों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सरसों को सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है आपका राजस्थान। और देश में अगर हम बात करते हैं तो आपका देश है चीन। चीन ऐसा देश है दोस्तों जो कि सरसों की सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका कपास। कपास की अगर हम बात करते हैं तो यह कपास को दोस्तों उत्पादन करने वाला जो शीर्ष राज्य है वो आपका गुजरात है। और अगर हम दोस्तों देश की बात करते हैं तो आपका यह भारत है। दोस्तों कपास का जो उत्पादन करने में जो शीर्ष देश है वो आपका भारत है। इसी तरीके से दोस्तों चाय की बात करते हैं। चाय की अगर हम बात करें तो दोस्तों चाय का जो उत्पादन करने में जो शीर्ष राज्य है वो आपका असम है। और दोस्तों चाय का उत्पादन करने में जो शीर्ष देश है वो आपका चीन है। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें दोस्तों कॉफ़ी की, कॉफ़ी का जो दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो आपका कर्नाटक में किया जाता है। यानी कर्नाटक राज्य दोस्तों सबसे शीर्ष राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को उत्पादन करता है, कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा एक अगर देशों में बात करते हैं तो देश है दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील देश है दोस्तों की कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आपका ब्राज़ील। अगर हम दोस्तों कॉफ़ी की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा एक देश है ये ब्राज़ील। ब्राज़ील को हम को ब्राज़ील का दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील को जो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और इसीलिए दोस्तों इसको हम ब्राज़ील को सबसे शीर्ष देश में गिनती करेंगे इसकी। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं हमारे रबड़ की, तो दोस्तों रबड़ को सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। और दोस्तों देश में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला जो देश है वो आपका थाईलैंड है। कौन सा है दोस्तों? थाईलैंड। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नारियल की, नारियल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों नारियल को जो उत्पादन करने वाले जो सबसे शीर्ष राज्य हैं वो आपके केरल है और एक तमिलनाडु है। दोस्तों देश में अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया है दोस्तों नारियल का शीर्ष उत्पादन करने में आपका इंडोनेशिया है। और सेकंड दोस्तों है हमारा भारत। भारत दोस्तों दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नारियलों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों मसालों के बारे में, तो मसालों की जब बात करते हैं तो मसालों में दोस्तों शीर्ष जो राज्य है आपका उत्पादन करने में वो आपका केरल है। और दोस्तों ये केरल में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है। इसलिए दोस्तों केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल को हम दोस्तों मसालों का बगीचा कहते हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो केसर का उत्पादन किया जाता है वो आपका है जम्मू कश्मीर। कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट दोस्तों जो मूंगफली का जो उत्पादन करने में जो शीर्ष राज्य है वो आपका गुजरात है। और जो देश है वो दोस्तों आपका चीन है। और मक्का में दोस्तों सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने में जो शीर्ष राज्य है वो आपका कर्नाटक है। और दोस्तों देश हमारा अमेरिका यानी यूएसए हो जाएगा। और दोस्तों ज्वार में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने में जो शीर्ष राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। और बाजरा में दोस्तों आपका जो उत्पादन बाजरा का उत्पादन करने में जो शीर्ष राज्य है वो आपका राजस्थान है। और नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट है हमारा तंबाकू का उत्पादन करने में जो शीर्ष राज्य है वो आपका गुजरात है। और दोस्तों देश में चीन है जो कि तंबाकू का सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन किया जाता है। आई होप दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पता चला होगा कि कौन सी फसल किस देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, किस किस फसल का दोस्तों कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यह दोस्तों आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कृषि में जो क्रांतियाँ हुई थी यानी कि रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। दोस्तों कृषि में जो क्रांतियाँ हुई थी उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम दोस्तों कृषि में जो क्रांतियाँ हुई थी कृषि के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ हुई थी। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जैसे आपकी हरित क्रांति भी हुई थी और श्वेत क्रांति भी हुई थी।
धूसर क्रांति हुई थी दोस्तों, ग्रे, इस तरीके की कई सारी, पीली क्रांति हुई थी, नीली क्रांति हुई थी, लाल क्रांति हुई थी, गुलाबी क्रांति हुई थी। इस तरीके की दोस्तों कृषि में बहुत सारी क्रांतियां हुई थी, लेकिन हम दोस्तों इम्पोर्टेंट कुछ क्रांतियां थी उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर हम क्रांति का, एक शब्द है आपका क्रांति, अगर क्रांति का मतलब जाने तो क्रांति का मतलब होता है दोस्तों बदलाव यानी कि सुधार। यानी दोस्तों किसी भी फसल में अगर हम क्रांति कर रहे हो तो उस फसल में क्या बदलाव होंगे और क्या सुधार करने चाहिए, जिससे कि दोस्तों उस फसल में दोस्तों उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे कि उस फसल के उत्पादन में वृद्धि हो। इसलिए दोस्तों उस इसलिए आपकी ये क्रांति की जाती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रांति का वर्ड समझ में आया होगा। इसका मतलब होता है बदलाव यानी कि सुधार। दोस्तों किसी फसल में हम क्रांति कर रहे होते हैं तो उस फसल में जो क्या बदलाव होने चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, जिससे कि आपकी उस फसल में उत्पादन में वृद्धि हो। इस तरीके से दोस्तों जो हमारी पहली क्रांति की गई थी, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं, यानी कि जिसे दोस्तों हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस क्रांति का मतलब दोस्तों क्या था, हरित क्रांति का मतलब क्या था कि आपके जो भी खाद्यान्न फसलें थी, खाद्यान्न फसलें को दोस्तों बढ़ाने के लिए, जो खाद्यान्न फसलों के अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो अनाज आते थे, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों यह क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। दोस्तों जो आपके फूड ग्रेन्स होते हैं, इनको फूड ग्रेन्स कहते हैं, यानी कृषि के अंदर फूड ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए दोस्तों इस क्रांति इस क्रांति को लाया गया था, हरित क्रांति को। यानी दोस्तों जिन फसलों को हम खाते हैं, खाद्यान्न का मतलब आपको जिन फसलों को हम खाते हैं उन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपकी हरित क्रांति को शुरू किया गया था। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, इसका जो प्रारंभ हुआ था हरित क्रांति का, इसका प्रारंभ आपका मैक्सिको से हुआ था। और इसको दोस्तों प्रारंभ करने वाले एक व्यक्ति थे, एक दोस्तों आपके शोधकर्ता थे, जो कि दोस्तों एक अमेरिकन थे, जिनका नाम था दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। यह दोस्तों एक दोस्तों अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, जो कि दोस्तों शोधकर्ता थे, वैज्ञानिक थे एक आपके, जिनका नाम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि यूएसए के थे। बोरलॉग दोस्तों आपके यूएसए के थे, जो कि मैक्सिको में दोस्तों यह आपकी खोज कर रहे थे। और दोस्तों यह आपके पौधों के ऊपर हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए दोस्तों खोज कर रहे थे। और इन्होंने दोस्तों गेहूं का जो छोटे किस्म के पौधे होते हैं उनकी दोस्तों इन्होंने खोज की थी। नॉर्मन बोरलॉग ने दोस्तों आपके गेहूं के जो छोटे किस्म के पौधा होता है उसको दोस्तों खोजा था, जो आकार में हालांकि छोटे होते थे, लेकिन दोस्तों उस पर जो सीड्स आते थे, यानी जो दोस्तों उस पर फसल उगती थी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। यानी दोस्तों सीड्स जो आते थे, यानी बीज जो आते थे, बहुत बड़े बड़े आते थे। इससे पहले दोस्तों हमारे भारत में सबसे बहुत पहले दोस्तों गेहूं का उत्पादन कम हो रहा था, चावल का भी उत्पादन कम हो रहा था। तो दोस्तों क्योंकि इनके लिए अच्छे उत्पादन के लिए दोस्तों अच्छे सीड्स होने चाहिए, अच्छे बीज होने चाहिए, तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा। वरना अगर आपके पास बीज अच्छे नहीं होंगे तो दोस्तों आपका उत्पादन अच्छा होगा ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने खोज की थी आपकी नॉर्मन बोरलॉग ने, जैसे एच बाई वी सीड्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिन्हें हम हाई यील्डिंग वेराइटीज, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है दोस्तों, हाई यील्डिंग वेराइटीज के नाम से दोस्तों जानते हैं। यानी दोस्तों इनकी जो खोज थी वो आपकी उच्च उपज देने वाले गेहूं के पौधों की एक दोस्तों किस्म थी। यानी दोस्तों हाई हाई दोस्तों आपकी उच्च उपज देने वाले जो गेहूं के पौधे थे उनके बीजों की एक किस्म किस्म की एक खोज थी, जिसे दोस्तों आप एच बाई वी, और गेहूं का एक पौधा था, ऐसे इसको आपको याद रखना है। इसी को हम दोस्तों कहते हैं कि उच्च उपज, आपका जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है इसको दोस्तों कहते हैं उच्च उपज। तो दोस्तों यह उच्च उपज देने वाले आपके गेहूं के पौधों की बीजों की एक खोज थी, बीजों की एक किस्म से संबंधित एक खोज की थी इन्होंने, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। इसीलिए दोस्तों जब इन्होंने उच्च उपज देने वाले गेहूं के पौधों के किस्म की जब खोज की थी तो दोस्तों इनको इसके लिए एक पुरस्कार मिला,
जो कि दोस्तों 1970 में इनको एक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने इन्होंने दोस्तों आपके कृषि के क्षेत्र में बहुत बहुत बढ़िया काम किया था। इसके लिए इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों एक पॉइंट और रहेगा, आपको बता देता हूँ कि हरित क्रांति जो शब्द है, आपका हरित क्रांति जो शब्द है, इस शब्द को जो गढ़ा गया था वो आपका विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि दोस्तों जो हरित क्रांति शब्द आया, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द जो आया, वो आपका दोस्तों एक यूएसए के व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम गॉड। इन्होंने दोस्तों इस शब्द की खोज की। यूएसए के या विलियम गॉड थे। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा पॉइंट। अगर दोस्तों ये हरित क्रांति की अगर हम भारत में बात करते हैं तो ये दोस्तों भारत में भी इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि दोस्तों भारत को भी ज़रूरत थी कहीं ना कहीं अच्छे बीजों की। क्योंकि उस टाइम पर दोस्तों आपके भारत में भी दोस्तों अच्छी फसल हो नहीं रही थी। मोटे अनाजों की फसलें दोस्तों अच्छी तरीक़ा से होती नहीं थी, इसलिए भारत को भी कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वो 1960 में हरित क्रांति की दोस्तों शुरुआत हुई थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, इस टाइम पर हमारे भारत में दोस्तों एक हरित क्रांति के जो आप पढ़ोगे एम एस स्वामीनाथन जी थे। तो एम एस स्वामीनाथन जी दोस्तों एक बहुत हरित क्रांति में दोस्तों यानी कि कृषि के क्षेत्र में एक बड़े वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग से जाकर इन्होंने वार्तालाप की। तो दोस्तों वार्तालाप की तो इन्होंने अपनी समस्या बताई। तो इन्होंने भी दोस्तों कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे एम एस स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ। और यहाँ से दोस्तों कुछ बीजों को जब ये लेके आए भारत में, तो इन्होंने दोस्तों पहले तो आपके कुछ बीजों को इन्होंने दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया भारत में, वो जो कि दोस्तों एक प्रयोग के आधार पर कि यहाँ पर सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले अजवा आया दोस्तों, और जो अजवा आया दोस्तों वो यानी कि पहले ट्राई किया कि जैसे कहते नहीं दोस्तों कि हम यहाँ पर जैसे किसी भी क्षेत्र में हम दोस्तों पहले आपके बीज यानी जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको लेके आएंगे और फिर यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगर अच्छा काम करेगा तो इसको रखेंगे और नहीं करेगा तो इसको फेंक देंगे। तो इस ये जो दोस्तों इन्होंने जो प्रयोग किया था, इसके लिए एक दोस्तों इन्होंने कार्यक्रम चलाया था। इसके इसके अधीन दोस्तों इन्होंने कुछ काम किए, ये आपके बीजों को प्रयोग किया, जिसका नाम था दोस्तों इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADEP कहते हैं इसको दोस्तों, यानी गहन, इसको हिंदी में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कहते हैं। इन्होंने दोस्तों हर जिले में जा जाकर दोस्तों कुछ जिलों को सिलेक्ट किया और वहाँ पर इन बीजों का प्रयोग किया, वो भी जो कि आपके IADP के कार्यक्रम के तहत इन्होंने दोस्तों यह काम अपना किया। इन बीजों का दोस्तों प्रयोग किया इस प्रोग्राम के तहत। तो दोस्तों जो इन्होंने प्रयोग किया था वो आपके 7 जिले का चयन किया था 7 राज्यों से। और इन्होंने जो शुरुआत की थी दोस्तों, जिस दोस्तों सबसे पहले इन्होंने पंजाब राज्य में सबसे पहले ये प्रयोग किए थे इन सीड्स के, जो कि पंजाब के दोस्तों लुधियाना में। यानी दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो भारत में हरित क्रांति की अगर शुरुआत की बात करते हैं, वो आपकी पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो दोस्तों भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी आपकी, यानी कि उन जो आपके सीड्स लाए गए थे, जो बीज लाए गए थे, उन बीजों को दोस्तों पंजाब में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और पंजाब में भी आपको याद रखना है तो आप दोस्तों लुधियाना याद रख सकते हो। और इस टाइम पर दोस्तों यह जो प्रयोग किए जा रहे थे वो अनऑफिशियल थे। यह एक दोस्तों एक तरीके से ये ट्रायल के रूप में थे कि अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये अनऑफिशियल थे। लेकिन दोस्तों बाद में जब ये बहुत अच्छा काम जब ये इन बीजों ने किए थे, यानी हमारी भारत को दोस्तों जब अच्छी तरीका से दोस्तों उत्पादन हुआ, जो हमारे अनाज थे, मोटे अनाज थे, तो उनमें दोस्तों कई मीट्रिक टन की दोस्तों उनको हमारे जो भी दोस्तों अनाज थे उसमें दोस्तों बढ़ोतरी हुई थी। तो इसलिए दोस्तों जो इसको इस दोस्तों प्रोग्राम को का इस प्रोग्राम को भारत में दोस्तों औपचारिक रूप से दोस्तों इस हरित क्रांति को आपका प्रारंभ जो हुआ था वो आपका 1966 से लेकर 1967 में हुआ था। इससे पहले जो दोस्तों प्रयोग किए जा रहे थे वो आपके IADAP के प्रोग्राम के तहत वो आपके दोस्तों ऐसे ही प्रयोग किए जा रहे थे अनऑफिशियल तरीके से।
लेकिन बाद में दोस्तों ये ऑफिशियल हो गए आपके 1966 से लेकर 1967 में। ये दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति को जो काम ये जो कर रहे थे, वो आपके सबसे पहले जो जिसने स्टार्ट किया था दोस्तों, इसलिए इनको जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, वो आपके थे MS स्वामीनाथन। दोस्तों अगर आपके में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो आपके दोस्तों वो हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों जब हमारे ये प्रयोग जब औपचारिक रूप से जब हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो फसलों में जो फसलों के जो उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो वो कई मीट्रिक टन की दोस्तों वृद्धि हुई थी, बहुत उत्पादन हुआ था। जो दोस्तों हमको सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिला था वो आपका गेहूं हो गया और चावल, जो जिससे दोस्तों हमारा भारत जूझ रहा था। जब दोस्तों 1962 में जब भारत से चाइना से जब बाहर हो गया था, तो उस टाइम पर दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो गई थी हमारे भारत में। और इस टाइम पर दोस्तों खाने की भी दिक्कत हो गई थी, और हमारे भारत सरकार ने दोस्तों अमेरिका से भी कुछ सहायता मांगी थी कुछ अनाज लेने के लिए। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने तो इस बहुत बुरी तरीके के दोस्तों जब गेहूं भेजा था हमारे भारत में, तो दोस्तों ऐसे गेहूं थे कि जिनको आदमी उनको व्यक्ति भी नहीं खा सकते, उनको दोस्तों जानवर खाते थे। ऐसे ऐसे अनाजों को भारत में भेजा गया था। लेकिन दोस्तों बाद में ये प्रयोग अच्छे हुए थे, जिसकी वजह से हमको गेहूं में भी बहुत वृद्धि देखने को मिली, चावल में भी वृद्धि देखने को मिली। इससे पहले भारत में दोस्तों ये मोटे अनाज को कोई करता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों की कमी थी। जैसे कि आपके कृषि से संबंधित दोस्तों आपके जैसे कि हमारे भारत में आधुनिकता थी नहीं। जो किसान थे वो आपके अच्छे जो सीड्स थे उनके बारे में जानते भी नहीं थे। जो जो दोस्तों मशीनें थी कृषि से संबंधित उनके बारे में भी नहीं जानते थे। तो ये सब दोस्तों हरित क्रांति में बदलाव हुए थे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन सब की, तो ये सभी आपके हरित क्रांति में बदलाव देखने को मिलेंगे। और जब दोस्तों हमारे किसान लोग गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा की करते, और उसका उत्पादन दोस्तों इन दोनों चीज़ों में उत्पादन में वृद्धि हुई, तो दोस्तों इन दोनों में आपके गेहूं और चावल में वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों दालों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कमी हो गई, क्योंकि दोस्तों दालों के उत्पादन में यहाँ पर कमी देखने को मिली, क्योंकि भारत में गेहूं और चावल पर उस टाइम पर जोर दिया गया था, सबसे ज़्यादा फोकस रखा, जिसकी वजह से दोस्तों दालों के उत्पादन में कमी हो गई थी। इससे पहले दोस्तों हमारे भारत में कोई भी गेहूं और चावल ज़्यादा इस चावल और गेहूं उत्पादन नहीं करता था, इसके बारे में जानता ही नहीं था। वो दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज़्यादा दाल हुआ करती थी। तो उस टाइम पर दोस्तों जो जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो सबसे ज़्यादा आप अभी भी होंगे दोस्तों, जो दादी हमारी होंगी, दादी हो गए या दादाजी होंगे, वो लोग हमारे लोग दोस्तों अगर उनसे पूछोगे तो वो सभी लोग दालों की ही रोटी खाते थे। उस टाइम पर दोस्तों ये गेहूं देखने को नहीं मिलता था, नहीं चावल देखने को मिलता था। तो ये लोग दोस्तों दालों की रोटी खाते थे। उस टाइम पर दाल सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों बाद में हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई तो दाल में कमी देखने को मिली, दाल के उत्पादन में, लेकिन गेहूं के और चावल के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई। दोस्तों हरित क्रांति के अगर बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों बीजों के साथ साथ हमने बीजों बीजों को तो अच्छी तरीक़ा से प्रयोग किया ही दोस्तों, लेकिन दोस्तों बीजों के साथ साथ कुछ और भी हमने बदलाव किया हरित क्रांति से दोस्तों। हरित क्रांति में दोस्तों और भी कुछ बदलाव हुए थे दोस्तों। जिस जब आप बदलाव हुए थे दोस्तों, बदलाव जो हुए थे इस टाइम पर दोस्तों, जो हमारे किसान लोग थे वो अपना वही पुराने नियम से हल हल से ही दोस्तों हल के साथ और बैल से अपने खेतों को जोता करते थे। तो इनको दोस्तों हटाया गया, इसकी जगह पर दोस्तों ट्रैक्टर हो गया, नए नए ट्रैक्टर हो गए, और आपके कल्टीवेटर, रूटावेटर, इन चीज़ों का भी, इन मशीनों का भी प्रयोग किया गया था। और दोस्तों सिंचाइयों का भी प्रयोग किया गया था। बांध बनाए गए, बांधों से दोस्तों नदियों को निकाला गया था जिससे सिंचाई अच्छी तरीक़ा से हो। आपके ट्यूबवेल बनवाए गए थे। तो ये दोस्तों हरित क्रांति में ही आपको बदलाव देखने को मिले थे। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हमारे नए रासायनिक उर्वरक हो गए, फर्टिलाइजर दोस्तों हो गए। दोस्तों हमारे यहाँ पर कीटनाशक जो दोस्तों फसलों को जो कीड़े हुआ करते थे वो तबाह कर देते थे फसल को, तो उन कीड़ों को मारने के लिए कुछ दोस्तों दवाइयों को भी लाया गया। और ये दोस्तों सभी आप में हरित क्रांति में बदलाव देखने को मिले थे। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पर देखने को पहला जो बदलाव देखने को मिला था
यहाँ पर अधिक उपज वाले बीजों का दोस्तों उपयोग किया गया था। एक तो मैंने आपको बताया था हाई यील्डिंग वेराइटीज के बीज देखने को मिले। दूसरा दोस्तों सिंचाई परियोजनाओं का भी विकास हुआ था। परियोजना में मैंने आपको बताया दोस्तों बांधों को बनाया गया, यहाँ से नदियों को निकाला गया, ट्यूबवेल को बनवाया गया। इस तरीके से दोस्तों सिंचाई परियोजनाओं का भी विकास हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों कृषि की जो आधुनिक मशीनें थी, तो वो मशीनों का भी उपयोग किया गया दोस्तों। जो हमारे उस टाइम पर किसान भाई जो दोस्तों बैलों से बांधकर हलों को दोस्तों खेतों को जोता करते थे, तो वो पुराने जो नियम थे दोस्तों, उनके जो पुराने काम थे उनके उनको हटाकर दोस्तों आधुनिक मशीनों को लाया गया था। जैसे ट्रैक्टर के साथ दोस्तों कल्टीवेटर को लाया गया, ट्रैक्टर को लाया गया। इस तरीके की दोस्तों आधुनिक मशीनों को लाया गया था। और हमारे दोस्तों रासायनिक उर्वरक हो गए और दोस्तों कीटनाशक हो गए, यानी कि दोस्तों जो कीड़े फसलों को दोस्तों कीड़े लग जाते थे फसलों में, उन कीड़ों को दोस्तों उन कीड़ों से बचने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया गया था। और ये दोस्तों आपके बहुफसली कार्यक्रम भी चलाए गए थे हमारे हरित क्रांति में। आपको बहुफसली कार्यक्रम को देखने को मिलेंगे, यानी दोस्तों किस फसल में कौन कौन से आपको क्या क्या करना है, इस तरीके से दोस्तों बहुफसली कार्यक्रम भी चलाए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट हम क्रांति पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपकी श्वेत क्रांति। अगर हम दोस्तों श्वेत क्रांति की बात करें तो इसको हम दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम दोस्तों व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, रेवोल्यूशन, या आप दोस्तों इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हो। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं दोस्तों। इस अगर हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो इसको इसलिए लाया गया था। इस श्वेत क्रांति को दोस्तों इस क्रांति को इसलिए चलाया गया था, इससे दोस्तों जो क्रांति में इसमें जो बदलाव करना था जो दोस्तों हमको, वो जो बदलाव था दोस्तों हमको, बदलाव जो करना था दोस्तों हमको दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस क्रांति को चलाया गया था। श्वेत क्रांति को मैंने आपको दोस्तों बताया भी था, क्रांति क्यों होती है, बदलाव या सुधार करने के लिए। तो हमें जो दोस्तों सुधार करने थे वो आपके दूध से संबंधित थे, यानी दूध का उत्पादन को बढ़ाना था। दूध के लिए दोस्तों कुछ मशीनें, कुछ बोर्ड की स्थापना की, कुछ रिसर्च की भी स्थापना की गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जो मकसद था, जो दोस्तों आपका जो उद्देश्य था श्वेत क्रांति का, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इसमें दूध का उत्पादन को बढ़ाना था। दूध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु के लिए दोस्तों आपके श्वेत क्रांति को चलाया गया था। और श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 1970 में इसको प्रारंभ किया गया था श्वेत क्रांति को। और इसके जनक जो थे तो दोस्तों आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। और दोस्तों इनके इनके ही जन्म पर आप इनके जन्मदिन जो इनका जन्मदिन था दोस्तों वो आपका 26 नवंबर था। इसी के ही दोस्तों उपलक्ष्य में हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाते हैं, यानी नेशनल मिल्क डे भी हम मनाते हैं दोस्तों 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का भी जन्मदिन था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो श्वेत क्रांति दोस्तों जो चलाई गई थी वो एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई थी। श्वेत क्रांति को दोस्तों एनडीडीबी द्वारा इसको शुरू किया गया था, जिसके अध्यक्ष दोस्तों आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के ही द्वारा दोस्तों श्वेत क्रांति को चलाया गया था, जो कि एनडीडीबी के दोस्तों अध्यक्ष थे, जिसे हम दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसे हम दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, क्योंकि इसका दोस्तों इस बोर्ड का जो मतलब था दोस्तों, इसमें दूध का उत्पादन करना था दोस्तों, विकास करना था, उसकी बढ़ोतरी करनी थी। तो दोस्तों एनडीडीबी की अगर बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और जिसका हेडक्वार्टर आपका आणंद गुजरात में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और जो दोस्तों अगर बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही आपके दोस्तों अमूल के भी संस्थापक माने जाते हैं। अमूल आप जानते हैं, अमूल जो दोस्तों एक ब्रांड बन चुकी है, जो कि अमूल का भी दोस्तों बात करें तो अमूल का भी जो मेन ब्रांच है वो आपकी दोस्तों गुजरात में ही स्थित है।
आनंद में ही दोस्तों अमूल अमूल की दोस्तों अमूल की जो अमूल है आपका, अमूल यहीं से दोस्तों इसको चलाया गया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, अमूल जो आपका है दोस्तों, अमूल जो आपका है ये आप सभी जानते हैं, ये एक दूध है, यानी दूध की पैकेट है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे दूध दूध बनाया जाता है ये दोस्तों आपका। ये आपका जो इसके जो दोस्तों आपकी, ये भी एक संस्था है, इसका जो स्थापना किया गया था वो आपकी अमूल की स्थापना दोस्तों वर्गीज कुरियन के द्वारा ही की गई थी। और दोस्तों दूध के रिसर्च के लिए भी इंस्टीट्यूट बनाया गया था 1923 में, जिसको दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, NDRI के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहते हैं। दोस्तों दूध पे भी कुछ रिसर्च करने के लिए संस्था को बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों करनाल हरियाणा में स्थित है। और यह दोस्तों भारत भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। भारत हमारा दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करता है, और जैसे हम दोस्तों कहते भी हैं कि भारत जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।